हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ईवीएस का पार्ट सेकंड कराने वाला हूं और आज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन सकते हैं, आज मैं सारा कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आज के सेशन में आपका पीवाईक्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो आपके बीपीएससी टीआरई या फिर बीपीएससी 71st में या फिर बिहार किसी भी वनडे एग्जाम में आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आप लोग इस सेशन को फुल देखना भाई। तो चलिए हम लोग अब कर लेते हैं आज का सेकेंड मैराथन क्लास। तो आज हमारा ईवीएस का सेकेंड मैराथन क्लास यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की ऊर्जा उत्पन्न करने में किसका उपयोग करते हैं। तो नाभिक की ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी को उत्पन्न करने में किसका यूज करा जाता है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, एक से अधिक। तो भाई इसमें यूरेनियम का भी यूज करते हैं, थोरियम का भी यूज करते हैं और रेडियम का भी यूज करते हैं। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट हियर। डी नंबर जो आंसर है हमारा वो करेक्ट होगा। ये सभी जो हैं आपके नाभिक की ऊर्जा को उत्पन्न करने में यूज करा जाता है, ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक साथ में और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को याद रख लीजिएगा, वो है पोलिनियम। क्या है? पोलिनियम। पोलिनियम को भी याद रख लीजिएगा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। आपका जो भाई ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है, नाभिक की ऊर्जा, ये किस पर बेस्ड है, ये तो पूछा जा सकता है ना, किस पर आधारित है ये न्यूक्लियर एनर्जी। तो याद रखिएगा ये जो नाभिक की ऊर्जा है ये किस पर बेस्ड है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिक के संलयन और नाभिक के विखंडन पर बेस्ड है। न्यूक्लियर फिजन तो नाभिक के संलयन और नाभिक के विखंडन पर बेस्ड है आपका नाभिक के ऊर्जा। ध्यान रख लेना है आप लोगों को, ठीक है। देखो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। देखो न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है, जो एक जो होता है भारी न्यूक्लियस जो होता है या नाभिक जो होता है, वो दो या दो से अधिक जो है छोटे नाभिक में टूट जाते हैं और इसमें जो है बहुत ही हाई अमाउंट में जो है एनर्जी निकलती है। तो ध्यान में रख लीजिएगा न्यूक्लियर फिजन क्या है। तो एक जो भारी न्यूक्लियस है वो दो या दो से अधिक स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियस में टूट जाते हैं एंड इससे जो है हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करी जाती है, उसे ही न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियर फिजन है एक चेन रिएक्शन है। क्या है? तो भाई याद रख लीजिएगा श्रृंखला अभिक्रिया है। श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन है। ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फिजन कैसा रिएक्शन है, तो एक श्रृंखला अभिक्रिया है, चेन रिएक्शन है, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजन जो है भाई ये स्टार्ट कब होता है, तो न्यूट्रॉन की बमबारी के द्वारा ही स्टार्ट होता है। न्यूट्रॉन की बमबारी के द्वारा स्टार्ट होता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूट्रॉन की बमबारी के द्वारा स्टार्ट होता है न्यूक्लियर फिजन, याद रखना है आप लोगों को। नाभिक की अभिक्रिया में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में कार्य करता है। तो भाई न्यूट्रॉन मंदक के रूप में कार्य कौन सा करता है? नाभिक की अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्टर में। पहली बात याद रख लेना, न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज क्यों करा जाता है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, बिजली बनाने में यूज करा जाता है। नाभिक की अभिक्रिया या नाभिक के रिएक्टर का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करा जाता है नाभिक की अभिक्रिया का, ठीक है। नाभिक के अभिक्रिया का। इसमें जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में या फिर अगर पूछ ले कि शीतलक के रूप में, तो न्यूट्रॉन मंदक या शीतलक के रूप में कौन सा काम करता है? D2O, H2O या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन मंदक पूछ ले या फिर शीतलक आपसे पूछ ले कि ठंडा करने के लिए, न्यूट्रॉन मंदक हो गया या फिर शीतलक, ठंडा करने के लिए क्या यूज करा जाता है? तो D2O भी यूज करा जाता है भाई। ड्यूटोरियम ऑक्साइड जिसे कहते हो, ड्यूटोरियम ऑक्साइड भारी जल हो गया, ये भारी जल, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। और H2O जो आपका वाटर होता है, पानी होता है, वो भी आपका जो है यूज करा जाता है न्यूट्रॉन मंदक या शीतलक के रूप में। तो आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, आंसर नंबर सी। तो नाभिक की अभिक्रिया में न्यूट्रॉन मंदक या शीतलक के रूप में जो है D2O और H2O दोनों काम करते हैं। ड्यूटोरियम ऑक्साइड और आपका जो वाटर है दोनों यूज करा जाता है। भारी जल और सिंपल जो वाटर होता है दोनों यूज किया जाता है न्यूट्रॉन मंदक या शीतलक के रूप में। आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में। अगर पूछ ले कि नाभिक की अभिक्रिया में कंट्रोलिंग रॉड के रूप में क्या यूज करा जाता है? कंट्रोलिंग रॉड के रूप में। तो कंट्रोलिंग रोड का काम क्या है, पहले तो यही याद रख लेना। तो देखो कंट्रोलिंग रोड का काम है कि नाभिक की अभिक्रिया में जो है रिएक्शन को कम या ज़्यादा करना। तो कंट्रोलिंग रोड का काम है रिएक्शन को कंट्रोल करना, रिएक्शन को या तो कम करो या ज़्यादा करो, ये कंट्रोलिंग रोड का काम है। और कंट्रोलिंग रोड में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो याद रख लीजिएगा कंट्रोलिंग रोड में कैडमियम
कैडमियम, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, बोरोन, कैडमियम, ग्रेफाइट और बोरोन का यूज किया जाता है आपका कंट्रोलिंग रोड में, नियंत्रक छड़ में। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि नाभिक रिएक्टर में जो कंट्रोलिंग रॉड होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो याद रखना है कैडमियम, ग्रेफाइट या बोरोन के बने होते हैं कंट्रोलिंग रॉड। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का इतना दूर क्लियर हो गया होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था, तो याद रख लीजिएगा अप्सरा। अप्सरा जो है भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिक की अभिक्रिया है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है, ध्यान रख लेना है। परमाणु बम आधारित है, तो भाई जो आपके परमाणु बम होते हैं वो आखिर किस पर बेस्ड होते हैं, परमाणु बम जो एटम बम होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, एटम बम। तो एटम बम किस पे बेस्ड होते हैं, नाभिक के संलयन पे, नाभिक के विखंडन पे, या फिर एक से अधिक पर, या इनमें से कोई नहीं। तो एटम बम जो बेस्ड होते हैं भाई वो नाभिक के विखंडन मतलब कि न्यूक्लियर फिजन पर आधारित होते हैं, न्यूक्लियर फिजन पर आधारित होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिक के संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिक की संलयन फ्यूजन पर आधारित होता है। और आपका जो ऊर्जा का स्रोत जैसे सूर्य तारा, ये सभी जो है सूर्य तारा, ये सभी जो है ये सभी भी नाभिक के संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है, वही याद रख लेना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो हल्के नाभिक एक जुड़ करके एक बड़े नाभिक या न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, उसे ही नाभिक की संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम, सूर्य तारा, ये सभी किस पर बेस्ड है, तो नाभिक के संलयन फ्यूजन पर बेस्ड है। एंड एटम बम आपका नाभिक के विखंडन पर बेस्ड है, फ्यूजन पर बेस्ड है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रख लेना है कि आपके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो है एटम बम गिराया गया था, तो वो कौन सा एटम बम था जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया। तो देखो जापान के हिरोशिमा हिरोशिमा और एंड नागासाकी में 1945 में एटम बम जो है परमाणु बम गिराया गया था। एटम बम गिराया गया, तो कब गिराया गया था यहाँ पर, तो याद रख लीजिएगा 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया गया था। और कौन सा वो एटम बम का नाम क्या था, तो याद रख लेना हिरोशिमा में जो है लिटिल बॉय नेम का जो है एटम बम गिराया गया था। किस नेम का, तो हिरोशिमा में जो है लिटिल बॉय, एंड नागासाकी में फैट मैन नाम करके जो एक वो था एटम बम, वो गिराया गया था। तो हिरोशिमा में लिटिल बॉय एंड नागासाकी में फैट मैन का जो है एटम बम गिराया गया था 1945 में। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का पहला परमाणु बम कौन सा है, बताओ तो। इंडिया का पहला एटम बम कौन सा है, बताओ आप लोग। तो इंडिया का पहला एटम बम कौन सा था, तो याद रख लीजिएगा इंडिया का पहला एटम बम हो जाता है कौन सा था, तो स्माइलिंग बुद्धा। अब ये मत सोचना कि इसमें हिंदी में नाम अलग आएगा, इसका स्माइलिंग बुद्धा ही नाम आएगा। अब ये मत सोच लेना कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं ऐसा कुछ करके वहाँ पे नाम देगा, ऐसा कुछ भी नाम नहीं आएगा, स्माइलिंग बुद्धा ही इसका नाम है। तो स्माइलिंग बुद्धा भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, स्माइलिंग बुद्धा ही नाम देगा। तो इंडिया का पहला एटम बम कौन सा है, तो स्माइलिंग बुद्धा आपको ध्यान में रखना है। हवाओं का देश है, तो भाई हवाओं का देश कौन सा है, बताओ आप लोग। तो हवाओं का देश कनाडा है, डेनमार्क है, रूस है, या एक से अधिक है। तो भाई हवाओं का देश आपका कौन सा है, तो हवाओं का देश हमारा है डेनमार्क। कौन सा है, कनाडा नहीं होगा, डेनमार्क जो है भाई वो आपके हवाओं का देश है। हवाओं का देश कौन सा, तो हवाओं का देश हो जाता है डेनमार्क। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि पवन ऊर्जा में सबसे आगे कौन सा ये आपका देश है, पवन ऊर्जा में लीड कौन सा राष्ट्र कर रहा है, तो पवन ऊर्जा में लीड जो कर रहा है सबसे आगे जो है राष्ट्र, वो है आपका जर्मनी। पवन ऊर्जा में सबसे आगे अभी कौन है, तो जर्मनी है। ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म कहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म
भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म कहाँ पर है, ये पूछ ले तो याद रख लीजिएगा मुपंडल में है, मुपंडल, मुपंडल। और ये कहाँ पर है, तो मुपंडल तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रख लेना है कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पर सिचुएटेड है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, पवन ऊर्जा, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, ये कहाँ पर आपका सिचुएटेड है बताओ तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान जो है आपका चेन्नई में सिचुएटेड है भाई, चेन्नई में सिचुएटेड है राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, ठीक है। निम्न में कौन सहजीवी बैक्टीरिया है, तो सहजीवी बैक्टीरिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला कि सहजीवी बैक्टीरिया कौन सा है। बताओ आप लोग कौन सा है सहजीवी बैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास या एक से अधिक। तो याद रख लीजिएगा जो सहजीवी बैक्टीरिया है भाई, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, वो आपका क्या है, तो नाइट्रोबैक्टर नहीं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है आपका सहजीवी बैक्टीरिया है, जिसे कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहते हो, राइजोबियम जो है। और ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है भाई, ये कहाँ पर पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है भाई लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। किसमें, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, दलहनी पौधे में पाया जाता है, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट में जो है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है दलहनी पौधे में, ध्यान में रख लीजिएगा। तो दलहनी पौधे में, लेग्यूमिनस प्लांट में जो है आपका सहजीवी पौधा या फिर राइजोबियम पाया जाता है, ओके। बाघ को भारत का राष्ट्रीय जंतु कब बनाया गया, तो याद रखना है 1975 में नहीं, 2978 में नहीं, 1973 में जो है बाघ को भारत का राष्ट्रीय जंतु बनाया गया था, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। कब, तो 1973 में जो है बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ठीक है। और 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों स्टार्ट किया गया था, क्योंकि बाघों की संख्या घट रही थी, ठीक है। तो बाघों की संख्या घट रही थी, इसलिए बाघ को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। और इसी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है 1973 को बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, तो याद रख लीजिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपके उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो कि आपके उत्तराखंड में सिचुएटेड है, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, तो याद रख लीजिएगा इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था और बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। इससे पहले, बाघ से पहले जो है शेर हमारा राष्ट्रीय पशु था, बट 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के बाद जो है बाघ को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया, ओके। भारत का बाघ राज्य किसे कहा जाता है, तो देखो बाघ राज्य किसे कहते हैं, ओडिशा को कहते हो तो नहीं भाई, महाराष्ट्र को कहते हो तो नहीं, मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। और कितने टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पर, तो 6 टाइगर रिजर्व हैं आपके मध्य प्रदेश में, 6 टाइगर रिजर्व, 6 टाइगर रिजर्व हैं आपके मध्य प्रदेश में। और देखो अभी तक जो है इंडिया में टोटल 54 टाइगर रिजर्व हैं। कितना, तो 54 टाइगर रिजर्व हैं मार्च के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 54 टाइगर रिजर्व हैं कितने मार्च के डाटा के अकॉर्डिंग, 54 टाइगर रिजर्व हैं अभी तक में, 54, ठीक है, 54 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश से और भी कुछ पॉइंट्स आपको याद रख लेना है। मध्य प्रदेश से एक याद रख लेना कि यहाँ पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। एक तो टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी सबसे ज़्यादा है। और कितना यहाँ पर, तो 11 याद रख लीजिएगा, 11 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वानिकी दिवस कब मनाते हैं, बताओ आप लोग, वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 20 मार्च, तो 20 मार्च को तो भाई गोरैया दिवस मनाया जाता है, गोरैया दिवस, गोरैया दिवस, तो 20 मार्च को गोरैया दिवस याद रखना है, ठीक है। 21 मार्च को जो है आपका क्या मनाया जाता है, तो 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 22 मार्च को आपका याद रख लेना है कि जल दिवस मनाया जाता है, जल
दिवस वाटर डे या फिर बिहार दिवस, ठीक है। तो 22 मार्च को जल दिवस, बिहार दिवस, ये सभी कब, तो आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। 29 जुलाई को याद रख लेना है, बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं, ठीक है। हाथी दिवस मनाया जाता है, तो भाई हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त, 10 अगस्त, 8 जून या फिर 3 मई। तो हाथी दिवस जो मनाते हैं वो आपके 12 अगस्त को मनाया जाता है हाथी दिवस। 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को शेर दिवस, 10 अगस्त को शेर दिवस, अभी याद कर लीजिएगा। 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो 8 जून को महासागर दिवस, महासागर दिवस, 8 जून को महासागर दिवस मनाते हैं। 8 जून को, 3 मई को ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 मई को। अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर 22 मई पूछ ले कि 22 मई को क्या मनाते हैं, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता, विविधता बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। तो जैव विविधता दिवस कब, तो 22 मई को। 22 अप्रैल पूछ ले, तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस याद रख लीजिएगा, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस याद रख लेना है आपको। अगर 22 मार्च पूछ ले, तो 22 मार्च को याद रख लीजिएगा क्या, तो 22 मार्च को याद रख लीजिएगा 22 मार्च को क्या याद रखना है, तो जल दिवस, वाटर डे। और अगर 8 मई पूछ ले, आज जो दिन है, अगर 8 मई पूछ ले, तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस। तो आज जो है 8 मई है, और 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भाई कि 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को याद रख लेना है, वायुमंडल दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल दिवस, वायुमंडल दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि 3 मार्च को कौन सा दिन है, तो 3 मार्च को मनाते हैं हम लोग वन्य जीव दिवस। क्या मनाते हैं, तो वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, ठीक है। और एक याद रख लेना है आपको, 28 फरवरी, 28 फरवरी पूछ ले, तो याद रख लेना है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। एंड नेक्स्ट पूछ ले 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है भाई, तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रख लेना है आपको। अब देखो इतना मैंने बता दिया है, और भी दिवस जो है वो मैं बताऊंगा ही आगे कभी। तो इतने जितने भी मैंने बताया है सभी को अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अभी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, बता दो। 1986, 1972, 1984 या कोई नहीं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्यों आया, तो देखो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया क्यों था भाई, तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए, उसका कानून जो व्यवस्था था उसको सही ढंग से चलाने के लिए जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। कब आया, तो ये आया था 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगर 1972 की बात की जाए तो इसमें क्या आया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था 1972 में देखने को मिला था आपको, ठीक है। विश्व में कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं, तो भाई हॉट स्पॉट पूछ रखा है कि विश्व में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं विश्व में, 35 हैं, नहीं भाई 36 तो बिल्कुल करेक्ट है, 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, जैव विविधता तप्त स्थल हैं। अगर भारत में पूछ ले कि भारत में कितना है, तो भारत में 4 है आपका। भारत में कितना, तो भारत में 4 आपका जैव विविधता हॉट स्पॉट है। कौन कौन से 4 हैं, तो पहला याद रख लेना आप लोग कि पूर्वी हिमालय याद रखना है, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय पहला है भारत का तप्त स्थल, पूर्वी हिमालय। सेकेंड है आपका क्या, तो सेकेंड याद रख लीजिएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट सेकेंड है आपका पश्चिमी घाट। एंड थर्ड याद रख लीजिएगा आपका इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है। एंड फोर्थ याद रख लीजिएगा आप क्या है, फोर्थ याद रख लीजिएगा आपका है सुंडालैंड, 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 ठीक है। तो 4 आपके भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र एंड सुंडालैंड। ये 4 जो हैं आपके भारत में सिचुएटेड है, ठीक है।
अगर आपसे पूछ ले कि पूरी तरह से भारत में कितने, पूरी तरह से ये 4 के 4 तो भारत में है, लेकिन अगर पूछ ले कि पूरी तरह से भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो पूरी तरह से भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कौन कौन? तो सुंडालैंड, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये पूरी तरह से भारत में सिचुएटेड है, पूरी तरह से भारत में सिचुएटेड है। ठीक है, तो पूरी तरह से भारत में सिचुएटेड कौन कौन है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। ठीक है, भारतीय वन नीति कब आया? तो देखो वन नीति कब आया, तो 1980, ठीक है, 1952, 1988 या एक से अधिक। तो देखो भारतीय वन नीति जो आया था भाई, ये 1952 में आया था। कब आया था? तो 1952 में आया था वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति कब, या भारतीय वन नीति पूछ ले आपसे, तो भारतीय वन नीति कब आया था? तो 1952। अगर राष्ट्रीय वन नीति पूछ ले तो 1958। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति तो 1988, भारतीय वन नीति तो 1952। ठीक है, और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1980 में, और इसे एक बार संशोधित किया गया, और कब किया गया था? तो 1988 में संशोधित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम आया, वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में, और इसे संशोधित कब किया गया? तो 1988 में संशोधित किया गया था। आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, तो बिल्कुल करेक्ट यही है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे भाई, ये एम एस स्वामीनाथन हो जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन हो जाते हैं। वर्गीज कुरियन जो है, ऑपरेशन फ्लड से इनका रिलेशन है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड से इनका रिलेशन है। मतलब कि ऑपरेशन फ्लड जो आपका है वो दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन फ्लड, और ये वर्गीज कुरियन ने इसे इसके जनक हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं आपके, ये तो भाई इससे आपके चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन से, बस इतना आपको याद रख लेना है। जल में उपयोग होने वाला जीवाणुनाशक है, तो भाई जल में उपयोग होने वाला बैक्टीरिया साइड कौन सा है आपका? क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, आर्गन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें जो क्लोरीन जो है ये भी उपयोग होने वाला जीवाणुनाशक है, और ब्लीचिंग पाउडर, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके करेक्ट दिख रहे हैं, तो ए और बी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एक होना चाहिए था, एक से अधिक, बट नहीं दिया हुआ है, तो ए और बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लोरीन भी आपका जीवाणुनाशक है, और ब्लीचिंग पाउडर भी आपका एक जीवाणुनाशक है, ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है भाई? केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, याद रखिए, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, पैराबैंगनी किरण में सबसे हानिकारक है, तो भाई पैराबैंगनी किरण तो यूवी रेज जो होते हैं, यूवी रेज ये बहुत ही हानिकारक होता है, जो कि सूर्य से आता है। ठीक है, और यूवी रेज की वजह से क्या, तो स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, स्किन कैंसर, जिसे कि इसे ही क्या कहते हैं, तो मेलेनीमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मेलेनीमा भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्किन कैंसर, और स्किन कैंसर जो है, अब देखो इसमें यूवी रेज से हमें बचाता कौन है? तो याद रख लीजिएगा, जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो है हमें यूवी रेज से बचाता है। और यूवी रेज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? यूवी ए, यूवी रेज बी और यूवी रेज सी। तो ये 3 टाइप के यूवी रेज होते हैं आपके, यूवी रेज ए, यूवी रेज बी और यूवी रेज सी, 3 टाइप के यूवी रेज होते हैं। और जो इस यूवी रेज में सबसे अगर हानिकारक पूछ ले, तो यूवी रेज सी जो है सबसे हानिकारक रे होता है आपके यूवी रेज में। ठीक है, और ये यूवी रेज सी जो है ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाता ना, तो फिर भाई बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी, सभी को स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे मेनली क्या करता है, तो ओजोन लेयर इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ओजोन लेयर जो है यूवी रेज सी को क्या कर लेता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। और अगर यूवी रेज अगर पृथ्वी तक पहुंच गया, तब तो फिर समझ लो सभी को स्किन कैंसर होना ही होना है। ठीक है, तो यूवी रेज से हमें बचाता है कौन? तो आपका ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से बचाने का काम करता है, और ये स्किन कैंसर को ही मेलिनोर्निया कहा जाता है। ठीक है, निम्न में स्वस्थाने संरक्षण का उदाहरण है, तो भाई स्वस्थाने संरक्षण का उदाहरण कौन सा है बताओ तो आप लोग? नर्सरी, जीन बैंक, बगीचा या राष्ट्रीय उद्यान। तो स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या होता है, पहले यही जान लो। स्वस्थानीय का मतलब होता है भाई जो जहां पर है,
स्वस्थानी का मतलब होता है जो जहां पर है वहीं पे संरक्षण दे, जहां है वहीं संरक्षण दे, उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण दे। ठीक है, तो प्राकृतिक आवास में संरक्षण देने कहलाता है स्वस्थानी। प्राकृतिक प्राकृतिक आवास में संरक्षण देने को क्या कहा जाता है? स्वस्थानी। तो प्राकृतिक आवास में संरक्षण देने को स्वस्थानी कहा जाता है। इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसी को ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। और इसमें जो है आपसे क्या पूछा है, निम्न में स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है नर्सरी, तो नहीं भाई, जीन बैंक नहीं, बगीचा नहीं, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे स्वस्थानीय का संरक्षण है। ठीक है, तो स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। स्वस्थानीय का मतलब होता है प्राकृतिक आवास में संरक्षण देना। और जितने भी मेन मेड होते हैं, जितने भी मेन मेड होते हैं, जितने भी मेन मेड होते हैं जो मनुष्य बना सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं? तो पर स्थानीय होते हैं। पर स्थानीय, पर स्थानीय, पर स्थानीय एक्स-C2। ठीक है, तो जितने भी मेन मेड होते हैं वो सभी एक्स-C2 होते हैं, पर स्थानीय होते हैं। और इसमें क्या 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 किया जाता है? तो दूसरे जगह पर ले जाकर संरक्षण दिया जाता है, मतलब कि दूसरे जगह ले जाकर उसे संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरे जगह ले जाकर संरक्षण देना। तो दूसरे जगह ले जाया जाता है, मानव निर्मित जगह पर ले जाया जाता है और उसे संरक्षण दिया जाता है, उसे ही पर स्थानीय या एक्स-C2 कंजर्वेशन कहा जाता है। तो जितने भी मैन मेड टाइप के होंगे सभी एक्स-C2 कंजर्वेशन में आएंगे। जैसे नर्सरी तो मैन मेड है, जीन बैंक मैन मेड है, बगीचा मैन मेड है, अगर जू पूछ ले तो जू भी आपका मेन मेड है। तो ये सभी किस में आएंगे? तो एक्स-C2 कंजर्वेशन में आएंगे। अगर आपसे राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो भाई ये इन-C2 कंजर्वेशन में आएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बनाया गया। इसको जो है मेन मेड, इसको मनुष्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उतना बड़ा एरिया को भाई बनाना बहुत ही यार नहीं बना सकोगे उतना बड़ा एरिया। ठीक है, तो नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो आपके प्राकृतिक होते हैं। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर दिया होता, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये भी आपके क्या आते? तो ये भी आपके स्वस्थानीय संरक्षण में ही आते। ठीक है, तो सिंपल सा बात याद रख लेना है कि जितने भी मेन मेड होंगे ना सभी पर स्थानीय होंगे, एक्स-C2 होंगे, और जितने भी प्राकृतिक होंगे सब के सब इन-C2 होंगे, स्वस्थानीय होंगे। बस इसको मेन मेड और प्राकृतिक को याद रख लेना, आप लोग अपने उसमें डिफ्रेंशिएट कर लोगे इजिली वहां पर। सबसे जहरीली गैस है, तो भाई सबसे जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आर्गन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और इसे ही दम घोटू गैस भी कहा जाता है, दम घोटू गैस भी कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। आप लोग देखते होंगे ठंडा के टाइम पर जो अलाव जलाकर सोते हैं अगर रूम में, और अगर उनका जो है वो हवा निकलने का कहीं भी जगह नहीं रहता है, रूम बंद करके पूरी तरह से लॉक करके सो जाते हैं, तो हवा निकलने का जगह नहीं रहता है, तो देखना कि जो है बहुत आप लोग केस सुनते होंगे कि वहाँ पर डेथ हो गया अलाव जलाने की वजह से। तो मेनली उसमें होता क्या है कि जो अलाव जलाया जाता है तो उसको कहीं से जगह नहीं मिलता है बाहर निकलने का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उस रूम में ही जमा रहते हैं, और जिसके वजह से वहाँ के जो इंसान होते हैं उनका डेथ हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दम घोटू गैस है, जिसके वजह से दम घुटने से इंसान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अलाव जलाने से और अगर उसको जगह न मिले बाहर निकलने का गैस को, तो फिर वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका वहाँ पे उस रूम में पूरा ढका छा जाएगा और फिर आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, तो कठोर पदार्थ कौन सा है? डेंटिन तो नहीं भाई, एनामल जो है सबसे कठोर पदार्थ है, और इसी के वजह से जो है आपका दांत सफ़ेद दिखता है। तो दांत जो आपका सफ़ेद है, ऊपर वाला लेयर में देखते होगे कि दांत आपका सफ़ेद है, तो वो सफ़ेद जो है इस एनामल के वजह से, ये जो दांत ऊपर देखते हो ना लेयर, जो सफ़ेद वाला लेयर है, तो एनामल के वजह से ही है, और दांत इसका सफ़ेद इसी वजह से होता है। अगर आप लोग दांत को ज़्यादा घस के साफ करोगे, मान लो कि ब्रश करते हो, दांतवन करते हो, तो आप लोग अगर ज़्यादा उससे घस कर साफ करोगे तो आपका जो ऊपर का एनिमल का लेयर है वो हट जाएगा, और उसके बाद उसमें पीलापन आ जाएगा। तो बस उसके बाद फिर आपका कभी दांत साफ नहीं हो सकेगा, वाइट कभी नहीं दिखेगा, हमेशा का हमेशा क्या दिखेगा? पीला दिखेगा। तो इसलिए जब भी ब्रश करें तो ब्रश जो है आराम से करे, धीरे धीरे करे, ऐसा नहीं है कि पूरा रगड़ के घस दो। रगड़ के घस देने के बाद तो वही समझ लो फिर आपका जो है वो एनिमल जो है वो खत्म हो जाएगा, ऊपर से जो वाइटिस लेयर है वो खत्म हो जाएगा, और बस आपका दांत येलो येलो दिखने लगेगा फिर। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछ ले भाई कि अरेंज करने के लिए दे दे कि सबसे कठोर लेयर कौन कौन सा है, तो आपको अगर अरेंज करने के लिए दे दे इसमें, तो घटते क्रम में, तो याद रख लेना कि सबसे पहले तो आपका एनिमल आएगा, एनिमल
जो आपका एनिमल है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आपका डेंटिन आएगा। क्या आएगा, तो डेंटिन आएगा, डेंटिन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, तो आपके बोन आएंगे, हड्डी आएगा, अस्थि आएगा, हड्डी आएगा। और उसके बाद आपका क्या आएगा, तो उपास्थि आएगा, जिसे कि कार्टिलेज कहा जाता है। उपास्थि आएगा जिसे कार्टिलेज कहते हो। तो ये आपका जो है आपका अरेंजमेंट है भाई आपके हार्डनेस का, कठोरता का, याद रख लीजिएगा। प्रोटीन का पचना किस अंग से शुरू होता है, तो प्रोटीन का पचना मुंह से नहीं भाई, पेट से शुरू होता है प्रोटीन का पचना, और पेप्सिन एंजाइम के मदद से होता है, पेप्सिन एंजाइम। तो प्रोटीन का पचना पेप्सिन एंजाइम के मदद से होता है, पेट से शुरू होता है, ठीक है। मुंह से किसका पचना स्टार्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पचना जो है वो मुंह से स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च भी कह सकते हो, तो इसका पचना जो है मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसे पचाने के लिए किस एंजाइम का काम किया जाता है, तो एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं, एमाइलेज एंजाइम। आपसे पूछ ले कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन अगर पूछ ले कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होगा, तो याद रख लीजिएगा कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट डाइजेशन, ओके। किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता है, तो ऑस्ट्रेलिया। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सबसे हाई कहाँ पर है, तो ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में बायोडाइवर्सिटी सबसे हाई है भाई, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर पूछ ले जैव विविधता तो वो ब्राज़ील में है। और अगर पूछ ले कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो एक बात और याद रख लीजिएगा कि इक्वेटर में, इक्वेटर में जैव विविधता सबसे ज़्यादा होता है। इक्वेटर जिसे कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जैव विविधता जो है सबसे ज़्यादा हाई होता है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा हाई होता है आपके इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। सबसे अधिक बार होने वाली प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी या कोई भी नहीं। तो सबसे अधिक बार जो है आपको क्या देखने को मिलता है, भूकंप देखने को मिलता है, नहीं भाई, बाढ़ जो है सबसे ज़्यादा बार देखने को आपको मिलता है। और बाढ़ से बचने के लिए हमें एफोरेस्टेशन की ज़रूरत होती है, एफोरेस्टेशन की ज़रूरत होती है, वनारोपण की ज़रूरत होती है, ठीक ना, पेड़ लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, बाढ़ से बचने के लिए। तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो तरुण भारत संघ के संस्थापक मेधा पाटेकर, जादव पायेंग, राजेंद्र सिंह या मरिमुथु योगनाथन। तो भाई याद रख लेना जो तरुण भारत संघ, इसके संस्थापक कौन, मेधा पाटेकर नहीं, मेधा पाटेकर तो नर्मदा बचाओ से आपकी जुड़ी हुई थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़ी हुई है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और ये जो है आदिवासी दलित और महिला के लिए भी इन्होंने मुद्दा उठाया है, आदिवासी दलित और महिला के लिए भी जो है मेधा पाटेकर ने मुद्दा उठाया है। जादव पायेंग तो भाई ये तो भारत के वन पुरुष हैं, कौन है, तो भारत के वन पुरुष जो हैं जादव पायेंग। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो जादव पायेंग भारत के वन पुरुष हैं और ये असम से थे, ठीक है भाई। और इन्होंने जो है 550 हेक्टेयर लंबा जो है मानव निर्मित जंगल बनाया था, 550 हेक्टेयर जो था, हेक्टेयर लंबा जो है मानव निर्मित जंगल बनाया था जादव पायेंग ने, याद रख लीजिएगा, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। राजेंद्र सिंह जो है तरुण भारत संघ के संस्थापक हैं और इसे जो है भारत का जल पुरुष कहा जाता था, वाटर मैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष, वाटर मैन ऑफ इंडिया, भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, जल पुरुष। और इस तरुण भारत संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रख लेना है तरुण भारत संघ का मुख्यालय है अरवल राजस्थान में, अरवल राजस्थान, अरवल राजस्थान में जो है तरुण भारत संघ का मुख्यालय है, जो कि एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मरिमुथु योगनाथन से आपको क्या याद रख लेना है, तो मरिमुथु योगनाथन से याद रख लेना है ये भारत के वृक्ष पुरुष हैं, वृक्ष पुरुष हैं, भारत के वृक्ष पुरुष मरिमुथु योगनाथन। और ये एक बस चालक थे, बस चालक थे और इन्होंने अपने वेतन का क्या किया था, 40% जो है दान किया था पर्यावरण रक्षा के लिए। तो अपने वेतन का 40% पर्यावरण रक्षा के लिए इन्होंने दान किया है। और तमिल सरकार ने इन्हें शत्रु सुझल सेवई विरट पुरस्कार से सम्मानित भी किया है, शत्रु सुझल सेवई विरट पुरस्कार से सम्मानित भी किया है तमिल सरकार ने मरिमुथु योगनाथन को, ओके। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किसने बनाया, तो याद रख लेना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किसने बनाया, शुमायरा अबुदाली ने। तो शुमायरा अबुदाली तो भाई ये एक पर्यावरणविद थी, इन्होंने नहीं बनाया था, ये ध्वनि प्रदूषण और रेत खनन से ये जुड़ी हुई थी, ध्वनि प्रदूषण
और रेत खनन से ये जुड़ी हुई थी, रेत खनन। तो ध्वनि प्रदूषण और रेत खनन से ये जुड़ी हुई थी। तो ये तो आपकी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं बनाई है। सुंदरलाल बहुगुणा तो भाई ये तो आपके चिपको से जुड़े हुए थे, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिला में चला था। चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड के चमोली जिला में चला था, कब? तो 1970 में, 1970 में चला था। इसमें जो थे लोग क्या थे, पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को नहीं काटने देते थे, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है टिहरी बांध परियोजना में भी शामिल थे। टिहरी बांध परियोजना जो भागीरथी नदी पर बना है, उसमें भी ये सक्रिय मेंबर थे, ठीक है। तो टिहरी बांध परियोजना में भी ये शामिल थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन में जो है आपकी गौरा देवी, सुदेशा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट भी शामिल थे। गौरा देवी, सुदेशा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट भी शामिल थे चिपको आंदोलन में, ध्यान में रख लेना है। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी जो थी ये आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो बनाई थी, इन्होंने ही बनाया था। कब बनाया था? तो याद रख लीजिएगा 1972 में बनाया था, 1972 में बनाया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इंदिरा गांधी ने। और ये जो है बाघ बचाओ अभियान का भी शुरू किया था, ठीक है। तो बाघ बचाओ अभियान किसने शुरू किया? तो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। बाघ बचाओ अभियान के तहत जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था 1973 में। और इसी टाइम 1973 में जो है बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया था भारत का। सतत विकास लक्ष्य की शुरुआत कब से हुई? तो सतत विकास लक्ष्य, तो पहले याद रख लेना भाई, सतत विकास लक्ष्य का मतलब क्या होता है? तो सतत विकास लक्ष्य का मतलब होता है भाई स्रोत को उस तरह से यूज करना ताकि वो पूरी तरह से खत्म ना हो और हमारे फ्यूचर के यूज के लिए भी बच जाए। तो किसी भी चीज को इस ढंग से यूज करना ताकि वो हमारा जो फ्यूचर आने वाला है उसके लिए भी वो चीज़ बचा रहे। ये नहीं कि हम लोग उसको जैसे मन तैसे यूज कर लिए और वो ख़त्म हो गया, इस तरह से नहीं। सतत विकास लक्ष्य का मतलब ही वही होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से यूज करना ताकि जो है हमारे फ्यूचर, जो हमारे बच्चे होंगे वो भी उसे यूज कर सकें। तो फ्यूचर के यूज के लिए बचाना, इसे ही सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है, ठीक है। और देखिए ये सतत विकास लक्ष्य आखिर शुरू कब हुआ? तो देखो सतत विकास लक्ष्य 2000 में नहीं, 2016, 1 जनवरी 2016 में स्टार्ट हुआ था ये सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ और इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य है 31 दिसंबर 2030 को। 31 दिसंबर 2030 को सतत विकास लक्ष्य को कंप्लीट करने का लक्ष्य, इसीलिए इसे जो है एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। एजेंडा 2030 भी कहा जाता है, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य को एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। देखो एक बात ये याद रख लेना कि सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य हैं। तो याद रखना है कि सतत विकास लक्ष्य में जो है 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? तो 17 लक्ष्य हैं भाई, 17 गोल हैं। अगर टारगेट पूछ ले कि 169 लक्ष्य हैं, फिर 169 लक्ष्य हैं, टारगेट फिर 169 है और 304 संकेतक हैं, 304 संकेतक इंडिकेटर हैं। तो एसडीजी का ये सभी याद रख लीजिएगा। कितने लक्ष्य? तो 17 लक्ष्य, 169 लक्ष्य और 304 संकेतक हैं इसमें, ठीक है। देखो एसडीजी से पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले जो एक एमडीजी स्टार्ट किया था, एमडीजी, मिलियन डेवलपमेंट गोल, ठीक है। और इस मिलियन डेवलपमेंट गोल में जो है 8 गोल थे। कितने? तो 8 गोल थे इस मिलियन डेवलपमेंट गोल में। और मिलियन डेवलपमेंट गोल जो है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले स्टार्ट किया गया था। और इसका स्टार्ट जो हुआ था वो हुआ था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में मिलियन डेवलपमेंट गोल स्टार्ट हुआ और इसे जब 31 दिसंबर 2015 को कंप्लीट कर लिया गया, 31 दिसंबर 2015 को कंप्लीट कर लिया गया, तो यूनाइटेड नेशन में ये बात रखा गया कि इसे पूरे वर्ल्ड में अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई किया जाए और उसके बाद जो है इसे एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रूप दे करके इसे पूरे वर्ल्ड में अप्लाई किया गया है 1 जनवरी 2016 से। तो एक दूसरे से आपको लिंक समझ में आ गया होगा कि एमडीजी के बाद जो है एसडीजी, एमडीजी के बाद एसडीजी को स्टार्ट किया गया है 1 जनवरी 2016 को पूरे वर्ल्ड में अप्लाई किया गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को दोनों का एमडीजी और एसडीजी दोनों का लिंक समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। मनरेगा की शुरुआत कब की गई? तो मनरेगा का पहले फुल फॉर्म ही याद रख लीजिएगा क्या होता है। तो मनरेगा का होता है भाई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होता है? तो कॉपी में लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये कब स्टार्ट हुआ? 2010 में, 2005 में या 2015 में या कोई नहीं, तो 2005 में ये स्टार्ट हुआ था। और इसके तहत जो है 100 दिन का क्या दिया जाता है? तो रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा के
तहत, तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है मनरेगा के तहत। इसमें श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और ये 2005 में इसे लाया गया था। ओके, रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो WWF नहीं, IUCN रेड डाटा बुक को जारी करता है। भाई कौन जारी करता है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो है IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक को। इसमें आखिर रेड डाटा बुक में रहता क्या है भाई? तो देखो रेड डाटा बुक क्या है, तो एक दस्तावेज है। क्या है? तो दस्तावेज है, या फिर इसे एक फाइल कह सकते हो, रिकॉर्ड कह सकते हो, जिसमें जो है पौधा, जानवर, कवक के साथ जो है कुछ स्थानीय प्रजाति या लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक एक दस्तावेज है जिसमें कि लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजाति जैसे कि आपकी पेड़ पौधे, जानवर, कवक, ये सभी होते हैं, उनका क्या रखा जाता है? तो डाटा रखा जाता है। ठीक है, डाटा रखा जाता है। ये रेड डाटा बुक का उत्पत्ति कहाँ पर हुआ? तो याद रख लीजिएगा, इसका उत्पत्ति रूस में हुआ था, इसीलिए इसे रूसी संघ की रेड डाटा बुक पहले कहा जाता था। उत्पत्ति रूस में हुआ था, इसलिए इसे रूसी संघ की रेड डाटा बुक कहा जाता था। ठीक है, और इसका रेड डाटा बुक का मेन फोकस किस पे है? तो इंडेंजर्ड स्पेसीज पर है, जो कि आपके लुप्त प्राय जीव हैं, उन पर इनका मेन फोकस रहता है। लुप्त प्राय जीव पर रेड डाटा बुक का मेन फोकस रहता है, उस पर ध्यान देते हैं। मान लो क्या कोई भी चीज को कब विलुप्त मान लिया जाएगा? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी जीव को कब विलुप्त मान लिया जाता है। तो देखो कोई भी जीव अगर 50 साल तक नहीं दिखे, ठीक है, तो 50 ईयर्स तक नहीं दिखे, तो किसी भी चीज को विलुप्त, एक्सटिंक्ट मान लिया जाता है। तो कोई भी जीव अगर 50 साल तक न दिखे तो उसे विलुप्त प्रजाति मान लिया जाता है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज मान लिया जाता है। ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो रेड डाटा बुक का कलर कोडिंग भी आपको याद रख लेना है। रेड डाटा बुक का कलर कोडिंग क्या याद रख लेना है? तो लाल रंग। रेड डाटा बुक में देखो लाल रंग क्या इंडिकेट करता है? तो लाल रंग जो है भाई ये लुप्त प्राय जीव को इंडिकेट करता है। लुप्त प्राय जीव को इंडिकेट करता है, जो आपके लुप्त होने के कगार में है। ठीक है, मतलब कि अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो लाल रंग जो है लुप्त प्राय जीव के लिए इंडिकेट करता है, मतलब कि अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो प्रजाति वहां से खत्म हो जाएगा। तो ये लाल रंग इंडिकेट करता है। अगर एम्बर रंग आपसे पूछ ले कि एम्बर रंग क्या इंडिकेट करता है रेड डाटा बुक में, तो एम्बर रंग में जो है भाई वो असुरक्षित प्रजाति को इंडिकेट करता है। असुरक्षित प्रजाति को इंडिकेट करता है। अगर पूछे कि हरा रंग किसे इंडिकेट करता है, तो हरा रंग याद कर लेना कि जो पहले खतरे में थे बट अब खतरे से बाहर हैं, तो उन्हें जो है हरा रंग इंडिकेट करवाता है। जैसे कि बाघ तो पहले खतरे में थे, लेकिन जब से प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया तो ये खतरे से बाहर आ गए। ठीक है, तो हरा रंग उनके लिए यूज़ करा जाता है जो पहले खतरे में प्रजाति थे बट अब वो खतरे से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल बाघ आप लोग लेके चल सकते हो। ठीक है, आपसे पूछ ले कि सफ़ेद रंग किसको इंडिकेट करता है भाई, तो सफ़ेद रंग अगर पूछ ले कि सफ़ेद रंग जो है इसमें जो है आपको किसको इंडिकेट करता है, तो सफ़ेद याद रख लीजिएगा, जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया है उनके लिए सफ़ेद रंग यूज़ किया जाता है, जिनका मूल्यांकन नहीं हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट, झीलों की प्राकृतिक उम्र बढ़ाने को कहा जाता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD कहा जाता है। तो BOD तो मैंने कल बताया है भाई कि जितना ज़्यादा BOD रहेगा समझ लो उतना ज़्यादा आपका क्या है, तो वाटर पोल्यूटेड है। तो ये तो आपका झील का प्राकृतिक उम्र नहीं है। सुपोषण जो आपका यूट्राफिकेशन होता है, ये झीलों का प्राकृतिक उम्र बढ़ाने को कहा जाता है, सुपोषण, यूट्राफिकेशन। और इसमें जो है सुपोषण में क्या होता है, तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ध्यान में रख लीजिएगा। जैव आवर्धन भी नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं और PYQ भी कराए हैं। तो आज जो है हमारा EVS का ये सेकेंड मैराथन क्लास था और EVS का जितना भी हो सकता था मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और इससे भी अच्छा मैं प्रश्न आपके लिए EVS के लिए और भी लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग इतने को देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और देखना यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।